नमस्कार साथियों, राज नर्सिंग स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। मैं राज बहादुर आपका अपने प्यारे से छोटे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पीडियाट्रिक, थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी होने के कारण गैप लग गया है, कुछ ज़्यादा दिनों गैप लग गया है। आज से हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम एक नया सा प्यारा सा टॉपिक लेके आए हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यूनेटल रिससिटेशन। न्यूनेटल रिससिटेशन पढ़ेंगे। न्यूनेटल रिससिटेशन क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, इसमें क्या करना होता है। न्यूनेटल रिससिटेशन तो इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूनेटल किसको बोलते हैं, जो 0 से 28 डेज के बच्चे होते हैं उनको न्यूनेटल कहते हैं। इसमें भी न्यूनेटल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो 0 से 7 डेज और एक 8 to 28 डेज। जो 0 to 7 डेज के बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं, अर्ली न्यूनेट, और जो 0 से 28 डेज के बच्चे होते हैं उनको कहते हैं लेट न्यूनेट। अर्ली न्यूनेट और ये होते हैं लेट न्यूनेट। 0 से 28 दिन तक के बच्चों को कहते हैं क्या, न्यूनेट या न्यूनेटल पीरियड चल रहा होता है। 0 to 7 डेज के बच्चों को क्या कहते हैं, अर्ली न्यूनेट, और 8 to 28 डेज के बच्चों को क्या कहते हैं, लेट न्यूनेटल पीरियड के अंदर वो रहते हैं। हम बात करते हैं कि न्यूनेटल रिससिटेशन क्यों करते हैं। जब सबसे पहले बच्चे का बर्थ होता है, बच्चा जब बर्थ कैनाल से पास हो जाता है और बाहर की दुनिया में, संसार में आ जाता है, तो सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, अपगार स्कोर करते हैं। क्या करते हैं, अपगार स्कोर। इसमें क्या देखते हैं, अपीयरेंस देखते हैं, पल्स देखते हैं, ग्रेवियंस देखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं और रेस्पिरेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, रेस्पिरेशन देखते हैं। ग्रेवियंस, अपीयरेंस, पल्स, ग्रेवियंस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। तो हमने जब अपगार स्कोर की क्लास में हमने पढ़ा था कि इसमें जो है 0 to 3, 0 to 10 स्कोर होता है। कितना होता है, 0 to 10। मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम 10 स्कोर होता है। उसमें 3 डिवाइड में स्कोरिंग होती है। 3 डिवाइड में 0 to 3, 4 to 7 और 8 to 10। जो 8 to 10 होता है ये क्या होती है, माइल्ड रिस्क होती है, माइल्ड रिस्क। और स्कोर अगर 4 to 7 है तो ये मॉडरेट रिस्क में है और ये सीवियर रिस्क में है। 8 to 10 अगर बच्चे का अपगार स्कोर आ रहा है तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, जो रूटीन केयर होती है वही करते हैं बस। और 4 to 7 अगर स्कोर है तो उसमें टैक्टाइल स्टिमुलेशन और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, O2 और टैक्टाइल स्टिमुलेशन। ठीक, अगर अपगार स्कोर 0 to 3 आया है तब हमें जरूरत पड़ती है रिससिटेशन की। तो इसका मतलब क्या होता है, क्या कंडीशन हो जाती है, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो जाता है। कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो जाता है। मतलब कि जो हार्ट और लंग्स अपने कार्य प्रॉपर नहीं कर रहे होते हैं, हार्ट
और लंग्स। लंग्स क्या होते हैं? कोलैप्स हो जाते हैं, जो कि इनफ्लेम होने चाहिए नॉर्मली। क्या जाते हैं? लंग्स कोलैप्स, कोलैप्स हो जाते हैं। कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो जाता है, मतलब कि हार्ट और लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि O2 सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन तक नहीं जा पाती है। O2 सप्लाई बच्चे की ब्रेन तक नहीं जा पाती है और कंडीशन हो जाती है क्या? हाइपोक्सिया, या उसे क्या कहते हैं? बर्थ एस्फिक्सिया। ठीक, ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचना, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। O2 कम हो जाता है और CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। इस कंडीशन में हो जाती है और उसे क्या कहते हैं? बर्थ एस्फिक्सिया हो जाता है। CO2 का बढ़ना से क्या कहते हैं? हाइपरकैप्निया। हाइपरकैप्निया। तो इस कंडीशन में क्या क्या होगा? हाइपरकैप्निया होगा, एसिडोसिस होगा, हाइपरकैप्निया होगा, एसिडोसिस होगा और एस्फिक्सिया होगा। एसिडोसिस क्यों होगा? क्योंकि पीएच लेवल कम होगा, CO2 लेवल बढ़ेगा और पीएच लेवल कम होगा, तो इससे क्या होगा? एसिडोसिस होगा। CO2 बढ़ेगा और पीएच कम होगा, तो इसको कौन सा एसिडोसिस होगा? रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये एक दूसरे के विरोधी होते हैं, CO2 और पीएच। CO2 बढ़ेगा तो पीएच ऑटोमेटिकली क्या होगा? कम होगा। तो ये पीएच कम होगा तो ये डिनोट करता है किसको? एसिडोसिस को। और CO2 लेवल बढ़ रहा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन बनेगी। एस्फिक्सिया होगा क्योंकि ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच रही ब्रेन तक। और दूसरा क्या होगा? CO2 बढ़ेगा तो उसे क्या कहते हैं? हाइपर कैप्निया कंडीशन हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं तो न्यूनेटल रिससिटेशन के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। क्या होते हैं? कंपोनेंट। ये थोड़ी सी द्वार समझते हैं। हम तक क्या पढ़ रहे हैं? न्यूनेटल रिससिटेशन। तो न्यूनेटल होते हैं 0 to 28 दिन के बच्चे को कहते हैं न्यूनेटल। उसमें भी 0 to 7 डेज के बच्चा है तो उसको अर्ली न्यूनेट, और 8 to 28 दिन का बच्चा है उसको लेट न्यूनेट कहते हैं। ठीक है, तो की जरूरत पड़ती है रिससिटेट करने की। रिससिटेशन का मतलब होता है कि बच्चे को जो है पुनर्जीवित करना है, मतलब कि उसको दोबारा से जन्म देना है, एक तरह की नई जिंदगी देनी है उसको, है ना। क्योंकि उस टाइम पे जो है लंग्स जो है पूरे कोलैप्स हो रहे होते हैं, हार्ट भी काम नहीं कर रहा होता है, लंग्स भी काम नहीं कर रहे होते हैं, बच्चा जो है सांस नहीं ले रहा होता है, तो उसको क्या करना है? सांस दिलवाना है, उसको सांस लेने में मदद करना है। ठीक है, ये उसे कहते हैं रिससिटेट करना, मतलब कि उसको दोबारा से। अब इसमें दो कंडीशन होती है जब बच्चा बर्थ होता है, बता देता हूँ। एपनिया के एपिसोड आते हैं ना, एपनिया के एपिसोड देखने को मिलते हैं। एक तो होता है प्राइमरी एपनिया और दूसरा होता है सेकेंडरी एपनिया। जो प्राइमरी एपनिया है, अगर हम जैसे कि बच्चा का बर्थ हुआ, हमने क्या हुआ? उसको स्टिमुलेट किया, है ना, टैक्टाइल स्टिमुलेट हमने कर दिया, और उसके बाद देखा तो बच्चा क्या हुआ? किराई करने लगा और सांस लेना उसने शुरू कर दिया। ठीक, सेकेंडरी एपनिया में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर स्टिमुलेट करने के बाद भी, ठीक है, बच्चे ने सांस नहीं लिया, उसने किराई स्टार्ट नहीं करी, तो समझो कि उसको क्या है? सेकेंडरी एपनिया है और हमें रिससिटेट करने की जरूरत पड़ेगी, रिससिटेशन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि प्राइमरी एपनिया में बच्चा जो है स्टिमुलेट करने से, तो टैक्टाइल स्टिमुलेशन में किया, उसमें सांस लेना शुरू कर देगा, तो हम समझेंगे कि इसको प्राइमरी एपनिया थ्रेड। उसके बाद में
अगर हम देखें जो ब्लड सप्लाई होती है, जो जो हार्ट होता है, हार्ट हार्ट के जो है राइट साइड से, ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा ब्लड सप्लाई कैसे होती है ना। राइट हार्ट से कौन सा ब्लड गया? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया कहां पर गया? लंग्स में। ठीक, लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया, लंग्स में जो O2 मिल गया, ऑक्सीजन मिल गई, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आता है? लेफ्ट हार्ट में आता है। कहां पर आता है? लेफ्ट हार्ट में। और लेफ्ट हार्ट से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे जाता है? ब्रेन में। राइट हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहां पर जाएगा? लंग्स में। फिर लंग्स में O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे जाएगा? लेफ्ट लेफ्ट हार्ट में। और लेफ्ट हार्ट से वो जो ब्रेन में सप्लाई करता है। आगे हम देखते हैं क्या कंपोनेंट देख लेते हैं रिससिटेशन के। कंपोनेंट ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन। जब हम रिससिटेट करते हैं तो इन कंपोनेंट के तहत हम उनको जो है रेगुलेट करते हैं। कौन से कंपोनेंट होते हैं? टी ए बी सी, टी ए बी सी और एम भी आता है ना। टेम्परेचर टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, एयरवे रेगुलेट करते हैं, ब्रीदिंग रेगुलेट करते हैं, और क्या है? सर्कुलेशन सर्कुलेशन रेगुलेट करते हैं। इनके बाद में एम आता है। एम से लिया गया क्या? मेडिसिन। बाद में अगर जरूरत पड़ी तो मेडिसिन की भी सहायता ली जाती है। इन कंपोनेंट में अगर हम बात करें कि लीस्ट प्रायोरिटी पर हम किसको रखेंगे, लीस्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, तो सर्कुलेशन सर्कुलेशन को हम लिस्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? टेम्परेचर रेगुलेट करेंगे, एयरवे रेगुलेट करेंगे, ब्रीदिंग रेगुलेट करेंगे, सर्कुलेशन या सर्कुलेशन कैसे करते हैं? चेस्ट कंप्रेशन के साथ। दूसरा, उसके बाद में भी अगर जरूरत पड़ती है तो मेडिसिन मेडिसिन भी दी जाती है। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करते हैं। टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करते हैं? इस बीच में मैं आपको एक बात बताऊं, जो बेबी बर्थ होता है तो नॉर्मल डिलीवरी और LSS है ना, लोअर सिजेरियन दो तरह से करते हैं। क्या? नॉर्मल डिलीवरी और LSS, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। ठीक,
लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। तो नॉर्मल डिलीवरी वाला जो बच्चा होता है उसमें कम चांस होते हैं बर्थ एस्पेक्सिया के, अकॉर्डिंग टू LSCS वाले बच्चे को। ठीक है, मतलब कि जो LSCS से बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा चांस रहते हैं क्या के, बर्थ एस्पेक्सिया के, क्योंकि वो जो है नॉर्मल डिलीवरी के उस प्रोसेस से नहीं गुजरा होता है, वो उस 18 घंटे 16 घंटे के प्रोसेस से नहीं गुजरा होता है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को क्या होते हैं, मेहनत करनी होती है और उसको स्टिमुलेशन मिलता रहता है, और LSCS वालों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको कुछ करना नहीं होता और बस चिरा लगाते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, तो इसलिए जो है उसे पता ही नहीं कि मेहनत करनी है बाहर आके, है ना, कुछ करना है। इसलिए जो है इससे एक बात और प्रूफ होती है कि जो मेहनत कर रहा होता है उसको जो है फल जरूर मिलता है, सफलता जरूर मिलती है। इसलिए जो है नॉर्मल डिलीवरी वाले बच्चे में कम चांस रहते हैं बर्थ एस्पेक्सिया के, अकॉर्डिंग टू LSCS। बात करते हैं कंपोनेंट की। टेम्परेचर रेगुलेट करेंगे, एयरवे रेगुलेट करेंगे, ब्रीदिंग रेगुलेट करेंगे और सर्कुलेशन को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करेंगे? हम क्या करते हैं, जब बच्चा का बर्थ हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं, डाई करते हैं और वार्म करते हैं, और बाद में क्या, रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर में रख देते हैं। इससे क्या करते हैं, बच्चे का क्या बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। उसके बाद देखते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद में ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ उसने रेस्पिरेशन शुरू की या नहीं की। अगर उसके बाद भी रेस्पिरेशन शुरू नहीं किया तो उसके बाद क्या करेंगे, एयरवे रेगुलेट करेंगे। क्या करेंगे, एयरवे रेगुलेट करेंगे। एयरवे रेगुलेट करेंगे जब यह बोलेंगे क्या, पेटेंट करेंगे। एयरवे पेटेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो सिक्रेशन है उसको रिमूव कर देंगे। जो सिक्रेशन है उसको रिमूव कर देंगे। कैसे रिमूव करेंगे, सक्शन के साथ। क्या करेंगे, सक्शन करेंगे। और दूसरा पोजीशन देंगे, सक्शन और पोजीशन। पोजीशन कैसे देंगे कि जो बच्चे की जो नेक है ना तो उसको हाइपर एक्सटेंड करना है और ना ही इसको फ्लैक्स करना है, मतलब कि ना ही तो उसको हाइपर एक्सटेंड करेंगे, मिड लाइन में उसको रखेंगे। मिड लाइन में रखेंगे, ना तो हाइपर एक्सटेंड करेंगे ना ही ज्यादा फ्लैक्स करेंगे, उसको मिड लाइन में रखते हैं। इसको बच्चे की जो नेक होती है माइल्ड एक्सटेंड करते हैं। बस क्या करते हैं, माइल्ड एक्सटेंड करते हैं। माइल्ड एक्सटेंड करते हैं। एयरवे पेटेंट कर दिया हमने, सक्शन कर दिया, पोजीशन दे दी। उसके बाद में हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन शुरू की या नहीं की। अगर नहीं किए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ब्रीदिंग, एयरवे और ब्रीदिंग किसका पार्ट है, रेस्पिरेटरी का पार्ट है दोनों ना, रेस्पिरेटरी का पार्ट है एयरवे और ब्रीदिंग। तो फिर क्या करेंगे, ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे, उसको बाहर से सांस देंगे, बाहर से ऑक्सीजन देंगे, बाहर से उसको, तो उसको क्या कहते हैं, जब ब्रीदिंग का हम स्टार्ट करेंगे, PPV ब्रीदिंग।
क्या देखेंगे हम? ब्रीदिंग, क्या कहते हैं इसको? पीपीवी, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ये किस किस के साथ कर सकते हैं? बैग एंड मास्क, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन और एलएमए। बैग एंड मास्क वेंटिलेशन और क्या कहते हैं इसको? एलएमए। एलएमए की बात करें तो क्या होता है ये? लेरेंजियल मास्क एयरवे, लेरेंजियल मास्क एयरवे, लेरेंजियल मास्क एयरवे। और उसके बाद में क्या कर सकते हैं? इंटूबेट, इंटूबेट कर सकते हैं। इंटूबेट के लिए क्या क्या करना होता है? ईटी ट्यूब या लेंजोस्कोप के थ्रू उसको इंटूबेट कर सकते हैं। ईटी ट्यूब या लेंजोस्कोप के थ्रू क्या कर सकते हैं? उसको इंटूबेट कर सकते हैं। बैंगन मास्क की अगर हम बात करें, इसमें बैग एंड मास्क जो लेंगे, ठीक है, प्री टर्म के लिए अगर मास्क की हम बात करें तो 0 नंबर, इसके लिए प्री टर्म। अगर फुल टर्म है उनके लिए 1 नंबर। मास्क हम यूज करते हैं। बैग भी, बैग की बात करें तो 250 ml और 500 ml बैग हम यूज करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे बैग एंड मास्क हमने किया, उसको ऑब्जर्व किया कि रेस्पिरेशन कैसी है और उसके हार्ट बीट कैसी है। बैग एंड मास्क करने के बाद भी अगर हार्ट बीट 60 बीट पर मिनट से कम जा रही है, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं? ये होता है सीवियर ब्रेडिकार्डिया, सीवियर सीवियर ब्रेडिकार्डिया। बच्चा किस में जा रहा है? सीवियर सीवियर ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है, ठीक है। इसकी जो हार्ट रेट है वो लेस देन 60 बीट पर मिनट जा रही है। तो उसके बाद क्या करेंगे? सर्कुलेशन, क्या करेंगे? सर्कुलेशन या क्या कहते हैं? चेस्ट सर्कुलेशन या क्या कहते हैं? हाँ, चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम? वेंटिलेशन भी देंगे और चेस्ट कंप्रेशन भी करेंगे। क्या करेंगे? वेंटिलेशन प्लस चेस्ट कंप्रेशन। वेंटिलेशन, चेस्ट कंप्रेशन, कंप्रेशन वेंटिलेशन हम इसमें करेंगे। अब कैसे करेंगे हम कंप्रेशन वेंटिलेशन? कंप्रेशन और वेंटिलेशन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? कंप्रेशन वेंटिलेशन, उसका अगर रेशियो की बात करें तो 3:1 होता है। 3 कंप्रेशन 1 वेंटिलेशन, 3 कंप्रेशन 1 वेंटिलेशन। आधे सेकंड का कंप्रेशन होता है, एक कंप्रेशन,
और आधे सेकंड का वेंटिलेशन। आधे सेकंड का कंप्रेशन होता है और आधे सेकंड का वेंटिलेशन होता है। तो 3 कंप्रेशन होंगे 1.5 सेकंड के और आधे सेकंड का वेंटिलेशन होगा, मतलब कि 2 सेकंड का एक साइकिल हो जाएगा ना, 2 सेकंड का एक साइकिल हो जाएगा, क्योंकि आधे सेकंड का एक कंप्रेशन हुआ, आधे सेकंड का वेंटिलेशन हुआ। ठीक है, आधे सेकंड के 3 कंप्रेशन में दिए तो 1.5 मिनट हो गया। आधे सेकंड के हमने 3 कंप्रेशन दे दिए, ठीक है, तो क्या वो 1.5 मिनट हो गया। उसके बाद में आधे सेकंड का वेंटिलेशन हो गया, तो 1.5 और आधा 2 मिनट हो गए, 2 सेकंड हो गए। तो 2 सेकंड का एक साइकिल होता है ना। अगर हम इसी हिसाब से 1 मिनट का निकालते हैं, ठीक है, तो 2 सेकंड का एक साइकिल हुआ, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मतलब कि 60 सेकंड में कितने हो गए, 30 साइकिल हो गए, है ना। 60 सेकंड में 30 साइकिल हो गए, क्योंकि एक साइकिल 2 सेकंड में पूरा हो रहा है। अब हम 30 सेकंड का लगाएं तो 1 सेकंड में 3 कंप्रेशन दे रहे हैं ना, तो 3 से 9 90 कंप्रेशन हो जाएंगे, और 30 सेकंड हो रहा था और 1 सेकंड का एक वेंटिलेशन हो रहा, तो 30 वेंटिलेशन हो जाएगा, है ना। 90 कंप्रेशन वेंटिलेशन, ठीक है। टोटल इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120, ठीक है, ये हो जाएगा 120 इवेंट। तो कहते हैं कि 1 मिनट में कितना होता है, 120 होता है। 1 मिनट का निकालेंगे हम 120 हो जाएगा, इस तरह से, समझ आया। आधे सेकेंड का कंप्रेशन होता है और आधे सेकेंड का वेंटिलेशन होता है, ठीक। 3 हमने कंप्रेशन दिए जो कि 1.5 सेकेंड का हो गया, आधे सेकेंड का वेंटिलेशन हुआ, तो टोटल हो गया 2 सेकेंड। 2 सेकेंड का एक साइकिल हुआ, ठीक है, 2 सेकेंड का एक साइकिल हुआ, तो 1 मिनट में कितने, 30 साइकिल हो गए। 30 साइकिल हो गए, तो 30 साइकिल में कंप्रेशन हमने 3 दिए थे, 1 सेकेंड में 3 दिए, तो 30 सेकेंड में 90 कंप्रेशन हो गए, और 1 सेकेंड में एक वेंटिलेशन था, तो 30 सेकेंड में 30 वेंटिलेशन हो गए, तो 90 प्लस 30 टोटल हम कितने हो गए, 120 वेंट हो जाते हैं इसमें। इस और बाद में जो है, उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो ये सब चीज करने के बाद में भी फिर होता है क्या, मेडिसिन, फिर देते हैं मेडिसिन। तो ये था हमारा क्या, न्यूनेटल रिससिटेशन, कैसे हम इसको रिससिटेट करते हैं। मेडिसिन की अगर हम बात करें, IVADR एडवाइज करते हैं, क्या करते हैं, एड्रेलिन इंजेक्शन, एड्रेलिन एड्रेनालिन, और ये कैसे देते हैं, इंजेक्शन एड्रेनालिन ये देते हैं 0.12 0.3 0.12 0.3 ml पर kg। इसका डायरेक्शन डायलूट जो करते हैं वो कैसे, कितने में करते हैं, 1:10,000, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, 1:10,000। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसका डायलूशन कितना होता है, 1000 में नहीं होता, 10,000 में होता है, 1:10,000 में होता है। तो ये था हमारा न्यूनेटल रिससिटेशन। ये सब चीजें करने के बाद में हम बच्चे को जो है नई जिंदगी, नया जीवन दान देते हैं। तो गाइज अभी इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हम
ईटी ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी ईटी ट्यूब कौन कौन से बच्चे में हम लगा सकते हैं, उनका कौन सा साइज होता है, किस एज के बच्चे में और किस वजन के बच्चे में कौन सी ईटी ट्यूब लगाते हैं। तब तक के लिए हम क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।